उमर अब्दुल्ला आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने वैसे तो ऑपरेशन पहलगाम को सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का फेलियर इस देश को वॉर के मुहाने तक ले गया। उन्होंने कहा है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। अब उनको ये भी कहना चाहिए कि हड़ताल बंद हो गई। पहले पाकिस्तान कैलेंडर जारी करता था, 132 दिन न स्कूल चलते थे, न कॉलेज चलते थे, न बिजनेस चलता था। स्टोन पेल्टिंग एक आम बात हो गई थी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते थे, सामान्य लोग मारे जाते थे। और मैंने आपको बताया कि 22 अप्रैल के बाद उसी दिन चैन की नींद आई जिस दिन तीनों आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए गए। राहुल गांधी ने एक बात का क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा कि जब पहलगाम में हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं पहला ऐसा नेता था जो हिम्मत करके वहां गया, घटनास्थल पर पहलगाम गया। लेकिन देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी तो बैसरन घाटी में गए थे और 22 को घटना हुई, 22 की शाम को पहुंच गए थे श्रीनगर, रात को सुरक्षा बैठक करी और 23 को सुबह सुबह वो बैसरन घाटी में खुद जाकर के सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ उन्होंने चर्चा की, मुआयना किया, फिर आकर के परिजनों से मिले। तो मुझे लगता है कि ये शायद देश को कुछ लोगों ने गलत बताने की कोशिश की है। जनता में से इस बारे में अगर कोई सवाल हो किसी के मन में। राहुल गांधी का ये कहना है कि मोदी ट्रम्प से डरते हैं और इस वजह से उन्होंने सीज फायर की। इस पे आपका क्या कहना है? वैसे ये राजनीतिक सवाल है, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसका जवाब बहुत स्पष्ट रूप से स्वयं प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में दे दिया है और देश और दुनिया को पता लग गया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने हमको फोन नहीं किया सीज फायर के लिए। और भारत के विदेश मंत्री जी ने ये जो बात बताई कि 22 अप्रैल से लेकर के और कोई तारीख थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तारीख थी, उस बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच टेलीफोनिक बात भी नहीं हुई है। राहुल गांधी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को चमकाने के लिए था, क्योंकि उनके हाथ खून से रंगे थे। अगर ऐसा कोई सोचता है तो मुझे लगता है कि मुझे तरस भी आता है, हंसी भी आती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत की आत्मा पर चोट है और पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी हमारे निर्दोष नागरिकों का लहू बहाया है, बदला ऐसा लिया जाएगा कि उनके और उनके आका सबको ये समझ में आएगा कि नहीं, भारत अब दूसरा भारत है, वो सहता नहीं है। अगर उस पर हमला होता है, उसके नागरिकों पर हमला होता है, तो उसका ऐसा जवाब देता है कि उनकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सीज फायर जल्दी हो गया, थोड़ा और मारना चाहिए था पाकिस्तान को। ये दरअसल क्या है कि भावावेश में हम बहुत आगे सोच लेते हैं। ये बात सेना पर छोड़ी गई थी कि सेना तय करे कि जगह क्या होगी, तरीका क्या होगा, कहाँ तक जाना है। तो लक्ष्य बड़ा स्पष्ट था। वो लक्ष्य था कि जिन लोगों ने पहलगाम में आतंक की घटना कराई, उन आतंकवादियों, उनको प्रश्रय देने वाले आकाओं, उनको ट्रेनिंग देने वाले कैंपों को हमें नष्ट करना है। और वो लक्ष्य मुझे लगता है कि भारतीय सेनाओं ने प्राप्त कर लिया था, बड़ी बहादुरी से प्राप्त कर लिया था। अब पाकिस्तान को ये बात नहीं समझ में आई। आतंकवादियों और आतंकवादी कैंपों पर हमले को पाकिस्तान ने मान लिया कि हमारे ऊपर हमला हो गया, तो वो फिर हमारे निर्दोष नागरिकों पर, हमारे सैन्य ठिकानों पर उन्होंने कोशिश की, लेकिन अद्भुत शौर्य का परिचय दिया हमारी सेना ने। और भारत की जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है रक्षा क्षेत्र में, मुझे लगता है कि उसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है कि तमाम ड्रोन और तमाम मिसाइल के आक्रमण के बावजूद कहीं भी बाल बांका नहीं कर पाया पाकिस्तान। और जब उनको औकात दिखाने की बात आई तो मुझे लगता है कि भारतीय सेना और ख़ासतौर से वायुसेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि कोई एयरबेस, कोई एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो अब काम कर सकता है। 11 अड्डे चंद मिनटों में तबाह करने का काम भारतीय सेना ने किया। सब कुछ पाकिस्तान का भारत की सेना के जद में था। और तब वो मजबूर हुआ घुटने पर आकर के हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया कि साहब अब बहुत हो गया, पिटाई बहुत हो गई,
अब पिटने की क्षमता हमारी खत्म हो गई। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। अच्छा है, राहुल जी यही समझते रहे, उनको मेरी सलाह यही है कि यही समझते रहे, अभी 10 साल और ऐसे ही चलेगा। मनोज जी, महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं पृथ्वीराज चव्हाण, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करते हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मारने का ऑपरेशन किया, उसका नाम रखा ऑपरेशन महादेव। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन किया, उसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ये सब सिर्फ एक ही धर्म में होता है। सिंदूर नाम जो रखा गया था, तो हमारी अनेक माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा था, इसलिए वो सिंदूर नाम रखा गया था। और ऑपरेशन महादेव के बारे में उनको शायद अंदाज नहीं है, क्योंकि वो कश्मीर के बारे में जानते नहीं हैं। जो डाची गांव के आसपास पहाड़ी है, उसको महादेव रिज कहते हैं। अब ये मुझे लगता है कि मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि थोड़ा कश्मीर के बारे में पढ़ लीजिए, तो ये बातें शायद वो नहीं कहेंगे। लेकिन ये तो सच है कि आप जब से वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, आपने कश्मीर के मंदिरों का पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार करना शुरू कर दिया है। स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि शंकराचार्य जी कश्मीर गए थे। शैव दर्शन का वो सबसे प्रमुख स्थान है और देश का अकेला शारदा पीठ है। वहाँ बड़ी संख्या में बड़े पवित्र स्थल थे, बहुत मंदिर थे, और वो तोड़े गए, ये भी सच है। तो जो धर्मस्थल तोड़े गए बने वहीं बनेंगे, तो वही, तो इसमें कोई अपराध हुआ ऐसा मैं मानता नहीं। और मुझे लगता है कि तिरुपति देवस्थानम का एक मंदिर जम्मू में बना, उसको मैंने ज़मीन दी थी, उससे मैं स्वीकार करता हूँ। और ऐसे अनेक मंदिर जिनको आतंकवादियों ने या कुछ लोगों ने तोड़ दिया था, उन्हें बनाया भी गया है इसमें। और मुझे लगता है कि बचपन से जो संस्कार, सुबह उठ के गंगा स्नान और फिर बाबा विश्वनाथ की जय करना, तो ये जो सीखा है, तो इतना संस्कार तो रहेगा ही कि कम से कम मंदिर टूटा है तो। मनोज जी, मुस्लिम बहुल राज्य है, ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वहाँ आप मंदिर बनवा रहे हैं। एक आध मस्जिद भी बनवा देते। मुझे लगता है कि ये जो हेरिटेज कंजर्वेशन का प्लान हमने बनाया था, उसमें मंदिर ही नहीं बने हैं, उसमें गुरुद्वारा भी बना है, उसमें चर्च भी बनी है, उसमें मस्जिद भी बने। तो ये कहना एकदम गलत है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी पूजा पद्धति पर उसका अधिकार सुरक्षित है। ये भारत के संविधान ने हमें दिया हुआ है। मैं किसी मुस्लिम भाई से नहीं कहता हूँ कि तुम मस्जिद मत जाओ या मस्जिद नहीं बननी चाहिए। किसी सिख भाई से मैं नहीं कहता हूँ गुरुद्वारा मत जाओ या गुरुद्वारा नहीं बनना, लेकिन मंदिर तोड़ा गया है तो मंदिर बनना चाहिए, ये बात मैं ज़रूर कहता हूँ। और मैंने मस्जिद भी बनवाई है, गुरुद्वारा भी बनवाया है, चर्च भी बनवाया है। लेकिन टूटे क्योंकि मंदिर ज़्यादा टूटे थे, इसलिए ज़्यादा मंदिर बनाने पड़े। लेकिन ये भी सच है कि राजभवन में आपने मंदिर बना दिए। हाँ, वो तो मैंने सुबह आदत है पूजा करने की। अब महादेव का दर्शन करने दूर जाना, फिर वो काम में भी नुकसान, तो इसलिए मैंने कहा कि महादेव विराजेंगे तो कल्याण होगा। अब देखें ना, कुछ लोगों को ये लगता है कि माथे पर तिलक लगाने वाला, शिखा रखने वाला, यज्ञोपवीत पहनने वाला, मंत्रोच्चार करने वाला जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। ये हमारा संस्कार है। सुबह पूजा के बाद तिलक लगाना ये संस्कार है। शिखा रखना ये जन्म से ही है। यज्ञोपवीत संस्कार है और इन संस्कारों से बाहर निकलने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। और मैं तिलक और शिखा और यज्ञोपवीत के साथ मुहर्रम के जुलूस में भी 33 साल बाद जब जुलूस नहीं निकलता था तो उसमें भी मैं शामिल होता हूँ। मेरा दूसरा पक्ष ये है। एक दो सवाल और ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका आध्यात्म में प्रगाढ़ विश्वास है, तो आपका कौन सा मूल मंत्र है या कौन सा मंत्र आप उच्चारित करते हैं जिससे कि आपका भला होता है हमेशा? यमयम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसका अर्थ भी बता दीजिए मंत्रकार लोगों को। यमयम चिंतयते कामम, जिन जिन कामों के बारे में आप सोचते हैं देवी की आराधना के बाद, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उसे जरूर आप प्राप्त करेंगे। एक और
नरेंद्र मोदी जी और पहले के प्रधानमंत्रियों में आपको ऐसा क्या फ़र्क नज़र आता है, खास करके बात जब पाकिस्तान और कश्मीर के रवैये को लेके हो? मुझे लगता है कि फ़र्क आपको भी पता है, आप कहना नहीं चाह रहे। 2008 में मुंबई में 150 लोग बेगुनाह लोग मारे गए। भारत सरकार डोजियर भेज रही थी। अब जो कुछ पहलगांव में हुआ या उसके पहले बालाकोट या उरी के बाद जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि अब दुनिया को पता है और खुले तौर पर प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया है कि कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे। ट्रेड और टॉक एक साथ, टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये फर्क पूरा देश जान रहा है।